नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 संपन्न भारत। आपको पता है कि हमारा भारत देश प्राकृतिक दृष्टि से भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जलवायु और भाषाई दृष्टि से बहुत सी भिन्नता रखता है। अलग अलग भाषाभाषी लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे तीज त्योहार हम मनाते हैं। बहुत सारे रूप, रंग और पहनावे को हम लोग पहनते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं। अनेकता में एकता भारत देश की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो आज इसी बात को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं कि हमारा भारत देश किस प्रकार से संपन्न भारत है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के बारे में विस्तृत जानकारी रखने वाला हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि भारत के नाम से अपरिचित कोई व्यक्ति यदि भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक घूमे तो यह बोल उठेगा कि यह कोई एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। यह एक ऐसा देश है जो एक दूसरे से रीति रिवाजों में, कामकाज में, रहन सहन में, पहनावे में बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक रूप से तो यहाँ इतनी विभिन्नताएं हैं कि शायद ही कोई विशेष प्रमाणों के बिना यह मान सके कि यह सब एक ही देश में शामिल है। कहीं हिमालय की दुर्गम पहाड़ियाँ, तो कहीं उन्मुक्त रूप से लहराता समुद्र, कहीं वर्षा ऋतु का असामायिक प्रचंड आवेग, तो कहीं रेगिस्तान की तपती धरती। भला कौन सा ऐसा फल, कौन सी ऐसी फसल है जो भारतवर्ष की पवित्र धरती पर ना उपजती हो? कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है जो यहाँ के भूगर्भ में विद्यमान न हो? इतनी विशेषताएं देखने पर शायद ही किसी का मन इस बात से सहमत हो पाए कि यह एक देश है। इतनी विभिन्नताएं हैं हमारे भारत देश में। पहनावा अलग, कामकाज अलग, रहन सहन अलग, रीति रिवाज अलग, और फिर यहाँ के जो प्राकृतिक वातावरण है वो भी अलग। कहीं पर यहाँ पर कहा गया है कि असामयिक प्रचंड आवेग है वर्षा ऋतु का, मतलब कहीं पर तो इतनी वर्षा होती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेती, और कहीं पर रेगिस्तान की तपती धरती है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी भारत एक देश है। ऐसा लगता है कि एक देश नहीं बल्कि बहुत से देशों का एक बहुत बड़ा समूह है, जहाँ पर ये अलग अलग देशों की विभिन्नताओं को अपने अंग में समेटे हुए है। आगे चलते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इतने प्रकार की बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं कि उनकी गिनती करना आसान नहीं है। बोलियों के इतने प्रकार की विभिन्नताएं होने के कारण ही भारत के संदर्भ में इस कहावत का जन्म हुआ कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि हमारे इस भारत देश में हर प्रांत में छोटी छोटी सी जगह पर ही बोलियां बदल जाती हैं। बोलियां मतलब जो राजस्थान या उत्तर प्रदेश या जितने भी हमारे प्रांत हैं उनमें छोटी छोटी सी जगह पर हम जो भाषा बोलते हैं वो बदल जाती है। इसलिए ये कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर कुओं का पानी जो है उसकी मिठास या उसका खारापन जो है वो बढ़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हर चार कोस पर बानी यानी वाणी भी बदल जाती है, भाषा भी बदल जाती है। बोलियों का इतना विशाल रूप देखकर कोई भी इंसान सहज ही बोल उठेगा, तुम झूठ बोलते हो, यह एक देश नहीं बल्कि पूरा एक महाद्वीप है। महाद्वीप मतलब बहुत से देशों का एक समूह। वह व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति से अपरिचित है, जो इसके बारे में ज्यादा गहराई से नहीं जानता, यह इसे भला एक देश कैसे मानेगा? किंतु यदि विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता व्याप्त है जो अन्य विभिन्नताओं को पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। वो कह रहे हैं कि भारत देश एक माला की तरह है, जहाँ पर अलग अलग मोती उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। वहीं अलग अलग देश, अलग अलग रीति रिवाज, वहीं पर अलग अलग शहर, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग खान पान और अलग अलग तीज त्योहार एक माला में पिरोए हुए मोतियों की तरह यहाँ पर दिखाई देते हैं। यह काव्य की भावना मात्र नहीं बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व, अनेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। इसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जैसे समुद्र में
हर तरफ की नदियां आकर के मिल जाती हैं और वो एक जल बन जाता है। वैसे ही भारत अनेक झरनों का, जलप्रपात मतलब अनेक झरनों का प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में, एक बहुत बड़े समुद्र के रूप में व्याप्त है, जहाँ पर अनेकों झरने, अनेकों नदियाँ, झीलें, सबका पानी आकर एक साथ हो जाता है, एक संस्कृति बन जाता है। भारतीय संस्कृति की इसी शक्ति और ऊर्जा को महसूस करते हुए महान शायर इकबाल ने कहा है कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और ये सत्य बात है। हमारे ऊपर हजारों आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, बहुत से विदेशी यहाँ पर आए, पर हमारी भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है, उसी तरह निरंतर गति से अपने आप को संभाले हुए है। भारतीय संस्कृति का इतिहास दशकों और शताब्दियों का इतिहास नहीं, बल्कि इसको अपना वर्तमान रूप लेने में हजारों साल लगे हैं। हम जो इतनी समृद्ध संस्कृति लेकर के चल रहे हैं बच्चों, उस संस्कृति को बनने में लेखक कह रहा है कि कुछ वर्षों या कुछ शताब्दियों का समय नहीं लगा है, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति हजारों हजारों वर्ष पुरानी है। और ये आप तब पढ़ते होंगे जब इतिहास का पाठ आप पढ़ते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति के रूप में। आपने उसके समय को भी वहां पर पढ़ा होगा कि कितने हजारों साल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति ने जन्म लिया था और हम उसी का अंश हैं। त्याग, तपस्या, अहिंसा और बलिदान इस संस्कृति को जीवंत रखने वाले मुख्य स्रोत हैं। सैकड़ों आक्रमणकारियों ने यहाँ के रीति रिवाजों, यहाँ की परंपराओं की समृद्धि को ध्यान में रखकर इन्हें अपना लिया और कालांतर में यहीं बसे हुए हैं। इससे हमारी संस्कृति न केवल विकसित हुई है, बल्कि इसमें नई नई शाखाएं प्रस्फुटित हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ बहुत सी विदेशी जातियों ने आक्रमण किए और उन्होंने अपने आप को यहीं पर आत्मसात कर लिया। हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध थी, हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार इतने उन्नत थे कि उन्हें भी वे पसंद आने लगे और उन्होंने न उन रीति रिवाजों को अपनाया, बल्कि वो यहीं आकर के बस गए, हमारे भारत देश का हिस्सा बन गए, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए। आपने इतिहास में इंडो ग्रीक, यूनानी या ऐसी कलाओं के बारे में पढ़ा होगा जो यूनानी और भारतीय संस्कृति के मिश्रण से, सम्मिलन से बनी है। बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जो आज भी हमें देखने को मिलती है और वो कलाएं उन विदेशी संस्कृतियों और भारतीय संस्कृतियों के मिलन से ही उपजी हैं। देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द के बल पर स्थापित हुई है। हमने दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदय को जीता। इसी वजह से जो प्रभुत्व कायम हुआ है वह चरित्र और चेतना पर छाया हुआ है। ये आज भी बहुत अंशों में बरकरार है, किंतु हम इस चेतना को कई अंशों तक भूल चुके हैं। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि भारतीय संस्कृति ने न तो किसी पर जोर आजमाइश की है, न ही किसी पर आक्रमण किया है और न ही किसी के घरों पर कब्जा किया है, बल्कि हमारी संस्कृति एक सतत और सरल संस्कृति है। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की भाषा, यहाँ की बोलियां लोगों को आकर्षित करती हैं। यहाँ के रंग बिरंगे परिधान लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इसीलिए आज भी यहाँ का चरित्र, यहाँ की चेतना हमारे मनों पर छाई हुई है। हमारा जो विचार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो तीज त्योहार है, वो लोगों को इतना आकर्षित कर देते हैं कि वो भारत देश को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में हमें दो बातों का बराबर ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि हम एक इतिहास या हमारी संस्कृति के दम पर ही आगे नहीं बढ़ सकते, उसके लिए हमें वैज्ञानिक प्रगति भी करनी होती है। तो हम अपने इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों को विज्ञान के साथ कैसे उसका तादात्म्य में स्थापित करें, यहाँ पर उसके लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हमारी सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि इतनी बार भूकंप आते हैं, अकाल आता है, बहुत तेज बारिश आती है, तो यहाँ पर मानवकृत विपदाएं मतलब बहुत सी भूलें हम भी करते होंगे, मनुष्य के द्वारा भी कोई समस्याएं आती होंगी। उन सब के कारण भी हमारी जो सृजनात्मक शक्ति है, हमारी जो निर्माण करने की ताकत है, वो रुकी नहीं है, वो कम नहीं हुई है। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, मतलब बहुत सी विदेशी जातियों ने हमारे पर आक्रमण किया, हम उनसे हारे भी, उन्होंने हम पर राज भी किया। और आपको पता है कि अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक
हमें अपना गुलाम बनाकर रखा। हम पर प्रकृति ने भीषण प्रकोप और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे। हमारी संस्कृति बनी रही, हमारा जीवन और सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हमारी इस पावन भूमि में महान मनीषियों, योगियों और क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, जिनको संसार के किसी युग के अत्यंत उच्च आसन पर बिठाया जा सकता है। जहां हालातों के वशीभूत होकर संसार की सैकड़ों जातियां विलुप्त हो गईं, वहां भारतीय संस्कृति अपना स्थायित्व कायम रख सकी। इसका सीधा सा कारण हमारी सामूहिक चेतना है। वह एक ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो कि पहाड़ से भी मजबूत, समुद्र से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बहुत से प्राकृतिक आपदाएं हमने सही, बहुत से मनुष्यों ने हम पर जुल्म किए, बहुत सी विदेशी जातियों ने हमारे पर आक्रमण किए, हमारी संस्कृति को मिटाने की बार बार कोशिश की गई, पर हमारी एकता, हमारे विचार, हमारी सांप्रदायिक एकता और सामूहिक एकता ने इस तरह के किसी भी कार्य को सफल नहीं होने दिया। हम हमेशा मिलजुल कर चले, हमने मिलजुल कर हर कार्य को अंजाम दिया, और इसका परिणाम है कि आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस लेते हैं। हमारी ही सामूहिक एकता है जिसके बल पर हम संसार में आज भी अपनी संस्कृति को कायम रखे हुए हैं। इसलिए लेखक यहाँ पर कह रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति पहाड़ से भी मजबूत है, समुद्र से भी गहरी है और आकाश से भी अधिक विस्तृत है, व्यापक है। यदि हमें अपने समाज और देश में उन अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं चाहिए जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी अर्थव्यवस्था का सूत्रपात करना होगा। इसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। ठीक ऐसी ही भावना का समावेश विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाना चाहिए। आज विज्ञान जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत और अतुल शक्ति प्रदान कर रहा है। इसका प्रयोग जहां एक और व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए हो रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति और समूह के विनाश के लिए भी स्वार्थी तत्व इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए हमें अहिंसात्मक त्याग को प्रोत्साहित करके भोग भावना को दबाए रखना होगा। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। ऐसा नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। यहाँ लेखक कहना चाह रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि वापस से हम अपने पुराने इतिहास को ना दोहराएं, हम वापस से गुलामी के अंकुश में ना जकड़ें, तो हमें चाहिए कि हमें एकता की भावना को बनाए रखना होगा। और ये एकता की भावना केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में भी। आपने देखा है कि आज हम वैज्ञानिक तरक्की बहुत बहुत दूर तक कर चुके हैं। इस वैज्ञानिक आविष्कारों का लाभ हम अपने दैनिक जीवन में हर क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन ये विज्ञान केवल हमारे विकास के लिए नहीं है, बल्कि कुछ स्वार्थी लोग इस विज्ञान को हमारे विनाश के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। तो जरूरत है मनुष्य को अपने लाभ के बारे में न सोचकर समूह के लाभ के बारे में सोचे। केवल अपने ही लाभ को न लेकर के पूरे विश्व और समाज के लाभ को लेकर के यदि वो चलेगा, तो ये विज्ञान हमारे लिए हितकर होगा। अन्यथा बहुत से ऐसे स्वार्थी तत्व हैं जो विज्ञान को समाज के, देश के और विश्व के विनाश के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यदि हम इस शक्ति को नियंत्रित करके नहीं चलेंगे, तो निश्चित ही ये हमारे लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। किसी भी चीज़ की अति जो है वो बुरी होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हम प्रगति कर रहे हैं, यदि हम विकास कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक नैतिक शक्ति ऐसी भी होनी चाहिए जो हम पर अंकुश लगा सके, हमें रोक सके। स्वतंत्रता स्वच्छंदता में न बदल जाए। हम स्वतंत्र हैं लेकिन नियमों के अधीन हैं। यदि हम स्वच्छंद हो जाते हैं तो कोई नियम काम नहीं करते। यदि हम अपने विज्ञान और संस्कृति को आगे ले जाना चाहते हैं, तो नैतिक अंकुश भी हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। ये था साथियों हमारा संपन्न भारत। राजनीतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, भौगोलिक, आर्थिक और साहित्यिक दृष्टि से हमारा भारत देश संपन्न राष्ट्र है, और हम चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी इसकी इसी संपन्नता को बनाए रखे। तो हमें एकता के सूत्र में बंधना ही होगा।